स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फाइलम, कौन से फाइलम की स्टडी कर रहे थे? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा फाइलम था वो फाइलम था फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। इसमें बहुत सी चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस में मैक्सिमम चीजों को हम लोगों ने कवर किया हुआ था। ये बताया था कि फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, प्लैटी एंड हेलमिन्थेस। प्लैटी इज फ्लैट एंड हेलमिन्थेस इज वार्म, यानी इसमें फ्लैट, वार्म, चपटे, क्रीम आते हैं। और बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स बताए थे। अच्छा, इनकी बहुत सारी विशेषताएं भी हमने आपको बताई थी कि ये द्विपार्श्वीय समिति होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, और जितने भी प्लैटीहेलमिन्थेस होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं कि एकलिंगी होते हैं, ये भी मैंने बताया था। ये द्विलिंगी होते हैं और द्विलिंगी को हम हार्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। फैसियोला के बारे में बताया था, इसकी बहुत सी प्रजातियों के बारे में बताया था। तो हमारे समझ से हम लोगों ने प्लैटीहेलमिन्थेस को वाइंड अप कर लिया था, खत्म कर लिया था। तो अब बताइए हम लोगों ने अब तक कितने फाइलम्स पढ़ लिए, कितने संघ पढ़े? 6 संघ पढ़ लिए। तो आज हम लोग 7वां संघ पढ़ने जा रहे हैं। उस संघ का नाम है एनीलिडा। नेक्स्ट हमारा फाइलम है एनीलिडा। इससे भी बहुत सारे, इस संघ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अगला हमारा संघ है, अगला फाइलम है एनीलिडा। एनीलिडा। तो नेक्स्ट हम फाइलम की स्टडी करने जा रहे हैं एनीलिडा। एनीलिडा का मतलब होता है रिंग वॉर्म। इसका मतलब होता है रिंग वॉर्म। वॉर्म माने कीड़ा होता है, रिंग माने छल्लेदार। छल्लेदार का मतलब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें इस तरीके से छल्ले बने हो, जिसके शरीर पे, जिसके बॉडी पे रिंग तरीके से बना हो, उसे हम रिंग वॉर्म कहते हैं। और उन सभी की स्टडी हम लोग फाइलम एनीलिडा में करते हैं। मीन्स फाइलम एनीलिडा में जितने भी वॉर्म आएंगे, जितने भी क्रीम आएंगे, उन सभी का आकार छल्ले की तरीके से होगा। ऐसे ऐसे छल्ले बने होंगे। जब छल्ले ये बने होंगे इस तरीके से, तो इनकी बॉडी, इनका शरीर खंडयुक्त होगा। ये खंडों खंड, तो लगभग कई खंडों में इनका शरीर बटा हुआ होगा। मीन्स जितने भी एनीलिड्स होते हैं उन सभी को रिंग वॉर्म कहते हैं। उनके शरीर पे छल्ले पाए जाते हैं। तो छल्लों की जो विशेषता है वो संघ एनीलिडा की है। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छल्लेदार जो क्रीम आते हैं वो किस संघ से बिलोंग करते हैं, किस संघ से मिलते हैं? तो उत्तर हमारा होगा फाइलम एनीलिडा से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अभी हम लोगों ने देखा कि किस संघ को किस साइंटिस्ट ने दिया। नेक्स्ट हमारा है कि फाइलम एनीलिडा को एट फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया? एनीलिडा संघ को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो इस संघ को सबसे पहले लैमार्क, एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, लैमार्क। तो एनीलिडा संघ को सर्वप्रथम लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने प्रपोज किया, प्रतिपादित किया। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इस संघ को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया। अब इस संघ की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे एनीलिडा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना होगा। एनीलिडा के बारे में, एनीलिडा में केंचुए आते हैं, अर्थवॉर्म आता है, इसी में जोंक आता है, इसी में नेरिस आता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें फाइलम एनीलिडा की, तो फाइलम एनीलिडा में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। एक तो हमारा अर्थवॉर्म है, जिसको हम केचुआ कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्थवॉर्म है। दूसरा हमारा लीच है, जिसको हम जोंक कहते हैं। तीसरा हमारा नेरिस है, नेरिस। तो बहुत सारे उदाहरण इस संघ में आते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 उदाहरण लिखा है, अर्थवॉर्म, केचुआ, लीच और नेरिस। क्लियर? और इसी लीच को हम एक नाम से और जानते हैं, उसी को हम कहते हैं हीरुडिनेरिया। हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया इसी को कहते हैं, लीच को ही। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अच्छा, अर्थवॉर्म को हम लोग किसानों का मित्र भी कहते हैं, फार्मर फ्रेंड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी को उर्वर बनाता है। हाँ, क्योंकि मिट्टी को ये फर्टाइल कर देता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात अर्थवॉर्म की करें, केचुए की करें, तो केचुआ क्या होता है? वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। मींस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी पे होंगे। क्लियर? अच्छा, इसके माउथ की एक विशेषता ये होती है
कि इसके माउथ पे एक विशेष प्रकार का ऑर्गन होता है, ठीक है। उस विशेष प्रकार के ऑर्गन से ये क्या करता है कि ये मिट्टी को खोदता है, ठीक है, मिट्टी को ये खोदता है और मिट्टी को खोद करके उसको अपने आहार नाल में डाल देता है, और आहार नाल में जब डाल देता है तो उस मिट्टी के ड्रॉप्स बन जाते हैं, गोलियां बन जाती हैं, और वो गोलियां इसके एनस से निकल जाती हैं। अर्थात ये हुआ कि जितने भी एनिलीड्स होंगे उन सभी में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होगा। एक तो विशेषता ये होगी, इन सभी में पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होंगे। दूसरी विशेषता ये हो गई कि ये सभी द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लियर। तीसरी विशेषता ये हो गई कि ये सभी द्विपार्श्वीय, बाइलैटरल होते हैं। क्लियर। और इनका जो शरीर होता है वो कितने स्तरों का बना होता है? त्रिस्तरों का बना होता है, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। अगली विशेषता ये है कि ये सब बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल को हम हार्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। हार्माफ्रोडाइट का मतलब होता है द्विलिंगी, जिसमें नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में विद्यमान होते हैं। तो केचुआ की तीन विशेषताएं, 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख रही हैं। एक तो ये द्विपार्श्वीय होगा, त्रिस्तरीय होगा और द्विलिंगी होगा। क्लियर हो गई 3 विशेषताएं? अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि अभी हम लोगों ने बहुत सारे जीवों में पढ़ा, जैसे पैरामीशियम में पढ़ा, यूग्लिना में पढ़ा, फाइलम प्रोटोजोआ में, कि अमीबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिससे वो मूव करता है उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। पैरामीशियम में जिससे ये मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, उसको सीलिया कहते हैं। ऐसे केचुआ जो होता है, इस केचुआ में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? इस केचुआ में वो कौन सा अंग है जिससे केचुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है? लोकोमोटरी ऑर्गन जिससे मूव करता है, तो उस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं सीटी। उस ऑर्गन को हम कहते हैं सीटी, ठीक है। तो ये केचुआ का लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसी से केचुआ लोकोमोशन करता है। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब कि केचुए का उस अंग का नाम बताइए जिस अंग से केचुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेंग कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं सीटी। सीटी जो है केचुआ का मूव करने वाला या लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो केचुआ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। जैसे फ्लैजेला है, फ्लैजेला भी हमने पढ़ा है, फ्लैजेला के माध्यम से जो हमारा यूग्लिना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। स्यूडोपोडिया के माध्यम से हमने पढ़ा है, फूड पाथ जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। इसी तरीके से हमने रोम पढ़ा था, सीलिया पढ़ा था, सीलिया के माध्यम से पैरामीशियम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ऐसे हमारा जो केचुआ होता है वो केचुआ सीटी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोकोमोट कर जाता है, चला जाता है। तो ये इसका चलन अंग है, इसके माध्यम से ये चलता है। अच्छा, आपने केचुआ को देखा होगा कि जब भी केचुए को आप पकड़ते हैं तो फिसल जाता है, फिसलता है केचुआ। तो फिसलने का मतलब उसके शरीर के कुछ तरल पदार्थ होंगे, ठीक है। तो उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस कहते हैं, तरल पदार्थ को म्यूकस कहते हैं। जब हम उसको पकड़ते हैं तो फिसलने लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि केचुए का जो बाहरी स्तर होता है, बाहरी शरीर होता है, उस पर कुछ तरल पदार्थ लगे होते हैं, वो चिपचिपे होते हैं, जब हम पकड़ते हैं तो फिसलता है। ऐसा क्यों करता है वो? कोई आइडिया? वो ऐसा इसलिए करता है कि जिससे वो अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके। कोई भी उसको पकड़ने आए, कोई भी उसको मारने आए तो फिसल जाए उसके हाथ से, और उसके शरीर को नम रखे। उसके शरीर को नम रखे, पहला कार्य है। और दूसरा कार्य म्यूकस का यह है कि वो अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए म्यूकस निकालता रहता है। क्लियर? अच्छा, अगला बात ये है, ये 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा। अगला ये प्रश्न है कि केचुए श्वसन कैसे करते हैं, रेस्पायरेशन कैसे करते हैं, केचुए में श्वसन कैसे होता है। अगला ये है केचुए में श्वसन कैसे होता है, रेस्पायरेशन केचुए में कैसे होता है। रेस्पायरेशन माने श्वसन, केचुए में श्वसन कैसे होता है। तो केचुए में श्वसन के लिए
या जितने भी एनिलिडा होते हैं, इस संघ में जितने भी क्रीम आते हैं, वॉर्म आते हैं, उन सभी में श्वसन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सभी में नहीं होता है। इसी प्रकार केंचुए में भी एक स्पेसिफिक, एक विशेष ऑर्गन नहीं है। इसलिए केंचुआ जो श्वसन करता है वो तो या तो गिल के माध्यम से करेगा या अपनी त्वचा के माध्यम से करेगा, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। जैसे हम लोगों में श्वसन ऑर्गन क्या है, लंग्स है, फेफड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो श्वसन करेगा वो या तो गिल्स के माध्यम से करेगा या फिर स्किन, त्वचा के माध्यम से करेगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि केंचुए में श्वसन अंग क्या होता है या केंचुआ श्वसन कैसे करता है। तो केंचुआ दोनों तरीके से श्वसन कर सकता है, या तो गिल्स के माध्यम से, क्लोमों के माध्यम से, या फिर त्वचा के माध्यम से। इसमें कोई अलग से एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होगा। क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी श्वसन की कि केंचुआ श्वसन कैसे करता है। अब केंचुआ तो हमारा किस तरीके से वास करता है, कहाँ पाया जाता है, तो केंचुआ जल में भी होगा, स्थल में भी होगा, दोनों स्थानों पे आसानी से रह सकता है। केंचुआ जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। अच्छा, प्रश्न ये है कि सर आप कह रहे हैं कि गिल्स भी होता है और स्किन भी होता है। जब केंचुआ जल में होगा तो वो श्वसन गिल्स के माध्यम से करेगा, लेकिन जब वो जमीन पे आ जाएगा तो वो त्वचा के माध्यम से करेगा, उसका गिल काम करना बंद कर देगा। क्लियर। जब केंचुआ जल में जाएगा तो वो गिल्स के माध्यम से श्वसन करेगा, और जब वो लैंड पे आएगा तो त्वचा के माध्यम से वो श्वसन करेगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न ये है कि केंचुआ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण किस प्रकार से होता है, वो पोषण में क्या लेता है। क्या केंचुआ शाकाहारी है, क्या केंचुआ मांसाहारी है, क्या केंचुआ सर्वाहारी है, तो केंचुआ है क्या, केंचुआ क्या शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, क्या है, मिट्टी खाता है। तो केंचुआ मिट्टी खाता है, तो मिट्टी में बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं। जैसे अगर कोई जीव जंतु मर जाता है तो वो भी सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाता है। पेड़ पौधे अगर मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो भी सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं। और केंचुआ मिट्टी खाता है तो मिट्टी में सारे पार्टिकल्स हैं कि नहीं है, जंतुओं के भी अवशेष हैं, पादपों के भी अवशेष पड़े हुए हैं। ठीक है, सर्वाहारी हो गया, सब कुछ खाने वाला हो गया। ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है तो आदमी के दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है, यार मैं तो जानता हूँ कि वो मिट्टी खाता है और पूछ रहा है सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी के बारे में। तो इसका लॉजिक यही पड़ेगा, यहीं पे लॉजिक पे जाकर के हम सर्वाहारी पे टिक लगा देंगे, क्योंकि मिट्टी में सबके अवशेष पड़े हुए हैं और मिट्टी ही वो खा रहा है। ठीक, तो ये तो हमारी बात हो गई कि वो पोषण कैसे करता है। अगला प्रश्न ये है कि उनमें जनन क्रियाएं कैसी होती हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि केंचुए में पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होगा। पाचन तंत्र का मतलब इसमें आहार नाल होगा, आहार नाल होगा, आहार नाल के जितने भाग होते हैं सब पूर्ण विकसित होंगे केंचुए में। केंचुआ में आहार नाल सब कुछ पूर्ण विकसित होंगे, तो केंचुआ जो है ये भोजन लेगा, मिट्टी को खाएगा, और जो इसके अपच भोज्य पदार्थ होंगे ये इसके गुदा द्वार से बाहर निकल जाएंगे, एनस से बाहर निकल जाएंगे। तो जब पाचन तंत्र पूर्ण विकसित है, आहार नाल है, तो आहार नाल शरीर में मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैला होता है। यह हम जानते हैं आहार नाल के बारे में, मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैला होता है। तो गुदा द्वार से क्या होता है कि अपच भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो ये बात हो गई श्वसन की। अच्छा, श्वसन के बारे में बताइए कि अगर कोई पूछ ले कभी एग्जाम में कि श्वसन किसे कहते हैं और 4 विकल्प दे दे, श्वसन को परिभाषित करना हो, तो यहाँ पे चूंकि रेस्पिरेशन आ गया इसलिए हम आपको बता रहे हैं श्वसन क्या है, कैसे बताएंगे, कोई आइडिया? ओके, हम बता रहे हैं गैसियस एक्सचेंज, गैसों के आदान प्रदान को ही श्वसन कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। क्लियर? गैसियस एक्सचेंज इज नोन एज रेस्पिरेशन, यानी गैसों के आदान प्रदान को ही हम श्वसन कहते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से मानव हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। क्लियर? तो गैसों के आदान प्रदान को हम श्वसन कहते हैं। अभी हम लोग इसको फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसमें हम लोग सारे तंत्र की स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट दे रहे हैं कि श्वसन क्योंकि शब्द आ गया है, एक टर्म श्वसन आ गया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो गैसों के आदान प्रदान को हम श्वसन कहते हैं, और श्वसन जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक को तो हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन, और दूसरे को कहते हैं अनाक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, और इसी को हम डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में कह देते हैं। ये तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो गया और ये इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हो गया। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए जाते हैं उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऐसे श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, इसमें CO2 प्रेजेंट होगा और इसमें ऑक्सीजन O2 प्रेजेंट होगा। ये दोनों में अंतर है। तो हम लोगों में श्वसन किस प्रकार का होगा, ऑक्सी या अनाक्सी? ऑक्सी श्वसन। ये विकल्प सही होगा। जितने भी जीव जंतु हैं सभी में ऑक्सी प्रकार का श्वसन होता है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि फिर अनाक्सी श्वसन किसमें होता है? पौधों में। पेड़ पौधे में। ठीक है, वो कौन सा? अगर पेड़ पौधे पूछ लिया तो ठीक है, अगर पूछ लिया उस जीव का नाम बताइए, उस जीव का नाम बताइए जिसमें अनाक्सी श्वसन होता है, उस जीव का नाम बताइए। ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पे आ गई, पेड़ पौधे की बात रही तो बैक्टीरिया है, जीवाणु है। बहुत से जीवाणु हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अनाक्सी श्वसन करते हैं। जैसे हाई ग्लेशियर माउंटेन, बहुत पर्वतों पे चले जाइए, पहाड़ों पे चले जाइए, तो वहाँ पे जो जीवाणु निवास करते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जितने हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी। तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं, लेकिन इस जीव को, इस बैक्टीरिया को जिंदा रहना है तो ये अपनी बॉडी को ऐसा बना लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में शोषण करने लगेगा। क्योंकि वी नो दैट कि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन बहुत कम होते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने लगती है। क्लियर? इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर आर्मी को, सेना को, जैसे यहाँ पे जो भी सेना लोग होते हैं या जो भी आपका फैजाबाद कैंट है, आर्मी कैंट है, लखनऊ आर्मी कैंट है, तो आप देखते हो कि मॉर्निंग में मिलिट्रीज के लोग जो जवान होते हैं वो रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड पे आर्मी रहती है, बहुत ऊंचाई पे, जैसे आप चले जाइए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक प्लेस है तवांग। वो तवांग जो है चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, बहुत ऊंचाई पे है। वहाँ आर्मी को दौड़ने की परमिशन नहीं है, वहाँ आर्मी पर दौड़ नहीं सकते हैं। वो उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कंटेंट कम है और उनको इमरजेंसी में अगर ऑक्सीजन उनकी बॉडी में कम होने लगे तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। क्लियर? तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाई एल्टीट्यूड्स पे आर्मी को दौड़ने से मना क्यों किया जाता है। ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाएगा, बट यहाँ पे हम जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, जूलॉजी, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो हम श्वसन को समझ गए कि क्या होते हैं श्वसन। अब इसी श्वसन को हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मानव के बारे में, कि मानव में श्वसन कैसे होता है, मानव में जनन कैसे होता है, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने आपको एक हाईलाइट दे दिया है। तो एक चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि जो हमारा केंचुआ होगा वो श्वसन करेगा गिल्स के माध्यम से या फिर स्किन के माध्यम से। अब केंचुआ कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, और जो खाएगा अपच भोज पदार्थ को निकालेगा। तो उत्सर्जी अंग यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थों को वो निकाल रहा है, वो किस अंग से निकालेगा? यानी केंचुए में उत्सर्जी अंग क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग। केंचुए में उत्सर्जी अंग क्या है? किसके माध्यम से वो अपच भोज पदार्थों को निकालता है? तो उस अंग का नाम है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया, याद रखिएगा, ये केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है, नेफ्रिडिया। केंचुआ नेफ्रिडिया के माध्यम से अपने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। क्लियर? ये नेफ्रिडिया क्या होता है कि जब हम केंचुए के अंदर, जब उसका हम सेक्शन काटेंगे, सेक्शन काटने का मतलब कि केंचुआ कभी आपने काटा नहीं होगा, जब हम उसको उसकी स्किन काट देते हैं और हटा देते हैं, हटाने के बाद में हम देखते क्या है कि वहाँ पे रोम लाइक ऐसे बाल जैसी ढेर सारी संरचनाएं ऐसे दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे करके। इसी को हम नेफ्रिडिया कहते हैं, इसी को नेफ्रिडिया कहते हैं। और ये सारे बाल जैसी संरचनाएं अगर एक ही जगह पे एकत्रित हो जाती हैं ऐसे करके, तो इसको हम जंगल ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं। जंगल माने फॉरेस्ट। तो ऐसे ढेर सारे हमको पेड़ की तरीके से दिखाई देते हैं बाल जो होते हैं, और जब एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम जंगल ऑफ नेफ्रिडिया कहते हैं। तो
कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जंगल ऑफ नेफ्रिडिया किसमें उपस्थित होता है? जंगल ऑफ नेफ्रिडिया तो केचुए में होता है, याद रखिएगा। जब यही नेफ्रिडिया जो बाल जैसी संरचनाएं हैं एक ही प्लेस पे ढेर सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो वो हमें जंगल की तरह दिखाई देंगी, तो इसी को हम जंगल ऑफ नेफ्रिडिया कह देते हैं। क्लियर? इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जंगल ऑफ नेफ्रिडिया, ताकि बच्चे के माइंड स्ट्राइक कर जाए ये क्या है जंगल ऑफ नेफ्रिडिया। क्लियर? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंगल ऑफ नेफ्रिडिया या केचुए में उत्सर्जी अंग क्या है। तो केचुए में उत्सर्जी अंग हमारा है नेफ्रिडिया। क्लियर? यस सर। अच्छा, क्या केचुए का प्रयोग औषधि में किया जाता है, मेडिसिन बनाने में किया जाता है? हो सकता है, नहीं होता है। केचुए का प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है और इससे एक विशेष प्रकार की औषधि बनाई जाती है जो किडनी स्टोन में बहुत फायदेमंद है। अगर हमारे गुर्दे में पथरी हो जाए तो उस पथरी को निकालने में, उस पथरी को ब्रेक डाउन करने में हमारा जो केचुए से मेडिसिन बनाई जाती है उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो केचुए से दवाई बनाई जाती है और वो दवा किडनी स्टोन में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हमारे गुर्दे में क्लियर पथरी हो गया है तो उसकी दवा का यहाँ पे बहुत अच्छा यूज हो जाता है केचुए का। और केचुए का तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। लोग मछली मारने में इसका प्रयोग करते हैं, ये तो जानते ही होंगे। केचुए को मछली मारने में इसका प्रयोग करते हैं। केचुए का और भी बहुत अच्छा वो है उदाहरण है, एप्लीकेशन है, प्रयोग है। जैसे वर्मी कंपोस्टिंग का नाम सुना है? वर्मी कंपोस्टिंग कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। वर्मी का मतलब होता है कीड़ा, वर्मी का मतलब कीड़ा होता है और कंपोस्ट माने खाद होता है, ये तो जानते ही है ना। वर्मी कंपोस्ट कभी नहीं, कंपोस्ट ले आओ खाद ले आओ, तो कंपोस्ट माने खाद होता है, वर्मी माने कीड़ा होता है। यानी कीड़े के द्वारा तैयार किया गया खाद, कीड़ों के माध्यम से तैयार किया गया खाद को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और कौन सा कीड़ा होगा? वो केचुआ होगा। हम क्या करते हैं कि अपने खेतों में गड्ढा खन देते हैं, गड्ढा खनने के बाद में उसमें ढेर सारे केचुए को डाल देते हैं और उसके ऊपर कुछ मिट्टियाँ डाल देते हैं और उसको 1 महीने तक उसमें रहने देते हैं। वो क्या करता है कि उस मिट्टी को बार बार से ऊपर नीचे करता रहेगा केचुए और उसको उपजाऊ बना देता है, मिट्टी को उसको बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देगा मिट्टी को। और उस मिट्टी को अगर हम ले लें और उस मिट्टी को ले करके अगर हम अपने गमले में लगाएं या कहीं भी लगाएं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है पौधे का या किसी भी चीज़ का। जो भी हम मार्केट में खाद लेने जाते हैं, अभी घरों में देखिए बहुत लोग गमले लगाए रहते हैं, उसमें प्लांट पौधे लगाए जाते हैं, बार बार उसमें खाद डालते हैं और कहते हैं भैया देसी खाद चाहिए। तो आप जब भी प्लास्टिक में लेने जाती हैं तो कभी कभी वो कहता है हाँ ये देसी खाद है, ये वर्मी कंपोस्टिंग वाली खाद है। तो जो वर्मी कंपोस्टिंग उस पर लिखी रहती है वो इसी से बनाई जाती है, इसी तरीके से। उसी खाद को जो खाद में मिट्टी को जो खाद में कन्वर्ट कर देता है उसी खाद को पैकेट में भर देते हैं और वो बहुत उपजाऊ होता है। किसी भी पौधे में अगर हम डाल दें तो पौधा एवर ग्रीन हमेशा हरा रहता है। क्लियर? और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें केमिकल मिला है? कोई केमिकल नहीं मिला है, तो ये पौधे में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं क्रिएट करेगा, कोई साइड इफेक्ट भी काज नहीं करेगा। तो वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब ये हुआ केचुए के द्वारा तैयार किया गया खाद, केचुए के द्वारा तैयार किए गए खाद को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जो लोग अपने घरों में गमले में लगाते हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा, ये मार्केट से हमेशा खाद लेकर के लाते होंगे। तो चलिए ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है और केचुए में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। और बहुत सारी हमने चीजें देख लिया कि केचुआ जो होता है वो द्विलिंगी होता है, केचुआ जो होता है वो द्विपार्श्वीय होता है, त्रिस्तरीय होता है। अब अगला प्रश्न ये है कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, अलैंगिक या लैंगिक, प्रजनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन माने प्रजनन, इनमें प्रजनन की क्रिया कैसे होती है। केचुए में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होगा, तो विकल्प दे देगा। केचुए में प्रजनन लैंगिक प्रकार का होता है, केचुए में प्रजनन अलैंगिक प्रकार का होता है या दोनों प्रकार का होता है। तो केचुए में हमेशा जो प्रजनन होगा वो लैंगिक प्रकार का होगा, सेक्सुअली होगा, लैंगिक प्रकार का इसमें प्रजनन होता है। लैंगिक, इसमें लैंगिक प्रकार का प्रजनन होता है केचुए में, अलैंगिक नहीं होगा। तो केचुआ जो होगा उसमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, संघ एनेलिडा को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? अभी हमने बताया आपको, लैमार्क ने।
सन एनेलिडा को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, किस वैज्ञानिक ने प्रपोज किया? उस वैज्ञानिक का नाम है लैमार्क। क्लियर? तो इनमें प्रजनन जो होगा वो सेक्सुअली होगा, लैंगिक होगा। लैंगिक का मतलब इसमें स्पर्म भी होंगे और ओवा भी होगा, अंडाणु भी होगा और शुक्राणु भी होगा, दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग जानते हैं। ठीक, अगला ये चीज है कि केचुआ हमारा जो होता है ये लैंगिक प्रजनन करता है, अर्थात नर और मादा जब जनन अंग एक ही में है उसको हम द्विलिंगी कहते हैं। तो ये कैसे प्रजनन करता है? अगर किसी एक ही शरीर में नर भी अंग हो, जनन अंग हो और मादा जनन अंग हो तो ये कैसे करेंगे? आपने कभी देखा होगा केंचुए को ऐसे गोल बनाते हुए, ऐसे गोला बना लेता है ना, ऐसे करके बैठता होगा तो आप देखते होंगे ऐसे करके बैठ जाता होगा, लाइक दिस, ऐसे करके गोलियां करके बैठ जाता। तो ये क्या करता है? इस तरीके से जब केंचुआ बैठता है तो इसके शरीर में जो नर और मादा जनन अंग है वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, और जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे तो मैथुन क्रिया होने लगती है। ठीक है, और वहीं पे इनका लैंगिक प्रजनन हो जाता है। क्लियर? जब इस तरीके से बैठेंगे तो नर और मादा जनन अंग एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। अच्छा, केंचुआ द्विलिंगी है। केंचुए में नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है। और हमने बताया था कि केंचुआ का शरीर जो होता है, जितने भी एनिलिडा होंगे उनका शरीर खंडयुक्त होगा, कई खंडों में बता होगा। इसमें लगभग कितने सेगमेंट्स होते हैं? इसमें लगभग 200 से 250 सेगमेंट्स हो सकते हैं। 200 से 250 खंडों में केंचुआ बटा हो सकता है और हर खंड की एक विशेषता होगी, हर खंड की एक विशेषता होगी। जैसे प्रथम खंड, जो पहला खंड होगा उसमें मुख होगा। कभी कभी खंड के बेस पे प्रश्न पूछ ले जाता है कि केंचुए के चौथे खंड में क्या है, कौन सा अंग है, केंचुए के पांचवें खंड में क्या है, केंचुए के पहले खंड में क्या है। तो इसका जो पहला खंड होगा उसमें मुख होगा। ठीक है, और इसका जो 14, 15 और 16 ये सब कई बार पूछा गया है, इस खंड पे क्या होते हैं? तो इस खंड पे, खंड नंबर 14, 15 और 16वें खंड पे एक धारीदार पट्टी लगी हुई होती है। ठीक है, और वो धारीदार पट्टी आगे चल करके केंचुए का क्लाइटेलम बनाती है। क्लाइटेलम बनाती है, जो एक अंग है जो प्रजनन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लाइटेलम, क्लियर? प्रजनन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो 14, 15, 16वें खंड में पाई जाती है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि क्लाइटेलम केंचुए के किस खंड में पाया जाता है? तो क्लाइटेलम केंचुए के 14, 15, 16वें खंड में पाया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि केंचुए में नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है। तो केंचुए में मादा जनन अंग किस खंड में पाया जाता है? तो केंचुए में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो पाए जाएंगे 14वें खंड में। केंचुए में मादा जनन अंग किस खंड में विद्यमान होता है? 14वें खंड में। केंचुए में मेल, नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद्यमान होता है 18वें खंड में। ये खंड याद रखिएगा कि केंचुए में मादा जनन अंग 14वें खंड में होगा और नर जनन अंग 18वें खंड में होगा। क्लियर? केंचुआ अंडा देता है कि बच्चे पैदा करता है? अंडे देता है। तो अंडधारी जीव है ये, बच्चे तो पैदा करता है, तो अंडधारी जीव है। तो जब अंडधारी जीव है तो क्या इसमें कायांतरण की क्रिया पाई जाएगी? कायांतरण हमने कई बार आपको बताया, पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि कायांतरण का मतलब होगा अंडे से वयस्क का बनना, अंडे से बड़े का बनना, वो कायांतरण होता है। तो जब अंडा होगा तो अंडा परिवर्तित हो जाएगा लार्वा में, लार्वा आगे चल करके परिवर्तित हो जाएगा बड़े में। चलिए मान लीजिए केंचुए की लाइफ साइकिल की हम बात करें और इसमें मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, कायांतरण की क्रिया पाई जाती है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये हुआ कि ये अंडा है, अंडा बदल गया, कन्वर्ट हो गया लार्वा में और लार्वा चल करके एडल्ट बन गया, बड़ा हो गया। ये है हमारी मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। तो यस, कायांतरण की क्रिया इसमें पाई जाएगी। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि केंचुआ जो लार्वा में बदल जा रहा है, केंचुए के लार्वा को क्या कहते हैं? जैसे भी हमने कई लार्वा पढ़ा, एस्केरिस के लार्वा को रैबिडिफॉर्म लार्वा कहते हैं, मेटासर्गेरिया, सर्गेरिया लार्वा के बारे में पढ़ा। वैसे प्रश्न कई बार ये पूछा गया है कि केंचुए के लार्वा को क्या कहते हैं?
केंचुए के लार्वा को कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा, ये केंचुए के लार्वा का नाम है। तो केंचुए के लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। याद रखिएगा, केंचुए के लार्वा है, उसमें कई सारे लार्वा दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। केंचुए के लार्वा को कहता है रेबिडिफॉर्म लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये टैडपोल भी दे देगा ताकि आप वो कंफ्यूज हो, क्योंकि टैडपोल लार्वा तो मेढक वाले को कहते हैं, एम्फीबियंस को कहते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा हम लोग केंचुए के लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक ये सारी चीजें? इस खंड में क्या होता है, केंचुआ कैसे करता है, क्या करता है। केंचुए में हमने बताया लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, सीटी। केंचुए में लोकोमोटरी ऑर्गन जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है वो सीटी होता है। अच्छा, केंचुए में शरीर का विकास कैसे होता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? हमने एक दिन बताया था कि इनडायरेक्ट क्या और डायरेक्ट क्या है। हाँ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो केंचुए में किस तरीके से शरीर का विकास होता है, डायरेक्ट विकास होता है या इनडायरेक्ट विकास होता है केंचुए में? इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट। केंचुए में जो शरीर का विकास होगा वो इनडायरेक्ट होगा, वो इनडायरेक्ट होगा। अच्छा, इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ये अंडा है, अंडा आगे चल करके लार्वा में बदला, लार्वा आगे चल करके एडल्ट में या प्यूपा में बदला, अगर इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, अंडे से लार्वा, प्यूपा, फिर वयस्क बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ, यानी अगर स्पर्म है, ये स्पर्म है प्लस ओवम है, ये दोनों एक दूसरे से मिले और क्या बनाए, जाइगोट। ये जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट आगे चल करके भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। भ्रूण एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर इस प्रकार की लाइफ साइकिल चल रही है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, शरीर का डायरेक्ट विकास होगा। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट जान लीजिएगा क्या है, ठीक है। अच्छा, केंचुए का जो शरीर होता है एसिलोमेट होता है। एसिलोमेट का मतलब इसमें कैविटी का अभाव होता है। जो खोल होता है था, हमने बताया जैसे स्पांजोसील बताए थे, हाँ। स्पंज जब पढ़ रहे थे उसमें एक खोल होता है, एक स्पेस होता है, इसमें एसिलोमेट होता है। कोई विशेष प्रकार का सिलोम नहीं होता है, कैविटी या गुहा जिसको कहते हैं, गुहा नहीं होती है। क्लियर? यह गुहे का अभाव होता है इसके शरीर में। क्लियर हो गया? यहाँ तक की बात एनेलिडा की क्लियर हुई। अब अगला प्रश्न यह है कि केंचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो केंचुए का हमने जंतु वैज्ञानिक नाम बता चुके हैं, क्या नाम है, फेरिटीमा। याद आ रहा है, पोस्थ्यूमा। ये फेरिटीमा क्या है, वंश है, और पोस्थ्यूमा क्या है, प्रजाति है। तो केंचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटीमा पोस्थ्यूमा। फेरिटीमा पोस्थ्यूमा केंचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम। और एक बार और बताए थे कि इंडिया के वैज्ञानिक थे, इन्होंने पोस्थ्यूमा प्रजाति पर बहुत गहन अध्ययन किया था। उनका नाम है डॉक्टर के.एन. बहाल, लेकिन अब वो इस पृथ्वी पे नहीं है, स्वर्गलोक हो गए, मतलब वो एक्सपायर कर गए हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वो, ठीक है। उन्होंने फेरिटीमा के पोस्थ्यूमा स्पीसीज पर गहन अध्ययन किया था, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को पोस्थ्यूमा के बारे में बताया था। इसलिए अगर कोई भी फॉरेन का भी बच्चा अगर पढ़ रहा होगा तो वहाँ के.एन. बहाल का नाम जरूर आएगा। कि पोस्थ्यूमा टर्म को डॉक्टर के.एन. बहाल ने दिया था, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे। तो फेरिटीमा पोस्थ्यूमा जो होता है, ये इसी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। अभी हमने कहा कि संघ में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। एक तो हमने अर्थवार बताया, दूसरा हमने लीच बताया जिसको हम जोंक कहते हैं, और जोंक को हम हीरुडिनेरिया कहते हैं। हीरुडिनेरिया कहते हैं। इसी जोंक को हम हीरुडिनेरिया कहते हैं। और हीरुडिनेरिया का मतलब ये होता है ब्लड शकर, जो खून को चूसता है, उसी को हम हीरुडिनेरिया कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्लड शकर या खून को चूसने वाला किस संघ से बिलोंग करता है, किस संघ में आता है। तो लीच भी इसी में आता है, जोंक भी इसी में आता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस सर। तो हम लोगों ने ये भी फाइलम वाइंड अप कर लिया, फाइलम एनिलिडा। क्लियर? तो हम लोगों ने लगभग 7वां फाइलम था, ये 7वें फाइलम को हमने खत्म कर लिया। अब आज हम स्टार्ट कर दे रहे हैं 8वें फाइलम को। क्लियर?
टोटल हम लोगों को 10 से 11 फाइलम्स की स्टडी करनी है। हैं? किसका? जोंक का और केंचुए का। ये इनका एक एवरेज एज है, केंचुए का ये जोंक का, ये लगभग 2 से 3 साल तक हो सकता है इनका एवरेज एज, औसतन आयु 2 से 3 साल के लिए, औसतन आयु दोनों का। किसी का भी एज अगर पूछा जाता है तो वो औसत में बताया जाता है। जैसे मनुष्य है, बहुत से मनुष्य 80 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, लेकिन आयु का मतलब औसत है आयु। औसत आयु क्या है? अब 80 साल जी रहा है वो तो एक ड्रॉबैक है, अब पता नहीं क्यों जी रहा है, लेकिन मनुष्यों का जो एवरेज है वो 60 से 65 माना जाता है, जो औसत आयु है ये है। तो ऐसे बहुत सारे केंचुए की प्रजातियां हैं वो 55-6 साल तक जी जाती हैं, बहुत से केंचुए की प्रजातियां, लेकिन इसका यही है जो औसत आयु है, इसका यही है 2 से 3 साल औसत आयु। किसी में बुढ़ा हो जाएगा, किसी में छोटा होगा, बड़ा होगा, बुढ़ा होगा, बहुत सारी अवस्थाएं देखेगा। जैसे हम लोग बाल्य अवस्था देखते हैं, वृद्धा अवस्था देखे हैं, बहुत सारी अवस्थाएं, वैसे ये भी देख लेता है। तो ये हमने एक 7वां फाइलम वाइंड अप कर लिया एनिलिडा। अब हम लोग 8वें फाइलम को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। 8वां हमारा जो फाइलम है उसका नाम है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा लिखा होगा उसमें जो चार्ट बनाए हुए, जंतु जगत में सीलेंट्रेटा का भी नाम आया होगा। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा वो साइलेंट होता है, कोएलेंट्रेटा बहुत लोग पढ़ देते हैं, ये सीलेंट्रेटा है। इसी सीलेंट्रेटा को हम एक नाम से और जानते हैं, नाइडेरिया। सी साइलेंट होता है इसमें, नाइडेरिया। अगर बात नाइडेरिया की कही जाए तो वो सीलेंट्रेटा ही होता है, तो इसको हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं और नाइडेरिया भी कहते हैं। नाइडेरिया कहने का एक विशेष महत्व है इसमें, इसको नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्लियर? क्योंकि इसमें नाइडोब्लास्ट होते हैं, इसमें नाइडोब्लास्ट होते हैं, पाए जाते हैं, और नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट भी कहते हैं। नाइडोब्लास्ट का मतलब होता है दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाओं का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर शत्रु इसके नजदीक आता तो उसको दंश मार देती हैं, उसको स्पाइक्स कांटे लगे होते हैं, उसको चुभो देती हैं, और जब चुभो देती है तो भाग जाता है वो। तो जितने भी सीलेंट्रेटा होते हैं उसको नाइडेरिया इसीलिए कहते हैं कि सीलेंट्रेटा में नाइडोब्लास्ट पाया जाता है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है, दंश मारने वाली, अपने शत्रु से बचाने के लिए नाइडोब्लास्ट होता है। जब भी कोई शत्रु इनके निकट आता है तो अपने दंश कोशिकाओं से उसमें कोच देती हैं, क्लियर, जिससे वो भाग जाता है। तो इसीलिए इसको नाइडेरिया भी कहते हैं। तो कभी कभी नाइडेरिया के बारे में भी पूछ लेता तो याद रखिएगा कि सीलेंट्रेटा को ही नाइडेरिया कहते हैं, क्लियर। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, नाम आपने सुना भी होगा, जैसे हाइड्रा का तो नाम सुना ही, यस, हाइड्रा का नाम सुना है, और कोई नाम बताइए जो इसमें आता हो। हाइड्रा सुना है, और अरे पैनेंटुला, पैनेंटुला, पैनेंटुला सुना होगा, ठीक है। सी एनीमोन, सी एनीमोन, ये बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। सी एनीमोन बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। अच्छा, पैनेंटुला, हाइड्रा का तो जानते होंगे, पैनेंटुला, ये सब समुद्रों में पाए जाते हैं, ये तालाबों, जलों, पोखरों में नहीं पाए जाएंगे, ये सब समुद्री जीव होते हैं। और पैनेंटुला को हम लोग सी पेन कहते हैं, समुद्री कलम कहते हैं, क्योंकि इसका आकार कलम के समान होता है। जैसे ये हमारा कलम है इसी तरह करके, और यही ऊपर ऐसे पंख निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे। नरकट का पेन देखी है ना, जो मोर वाले पंख से लोग लिखते नहीं थे, उसी तरीके से इसकी आकार ऐसे होती है, इसीलिए हम पैनेंटुला को सी पेन भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि वो कौन सी प्रजाति है जिसको हम सी पेन कहते हैं, क्लियर। या पूछ लेता है कि सी पेन, समुद्री कलम किसे कहते हैं, तो नाम दे देगा हाइड्रा का भी, पैनेंटुला का भी, सी एनीमोन का, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा, क्लियर। तो याद रखिएगा पैनेंटुला जो होगा उसी को हम समुद्री पेन कहते हैं, क्लियर। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर आपने देखा है, हाइड्रा, यही हमारा हाइड्रा है, यही हमारा हाइड्रा है, ये हाइड्रा, ये हमारा हाइड्रा, क्लियर, ये हमारा हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे करके
यहाँ भी ऐसे स्ट्रक्चर निकली होगी, यहाँ भी ऐसी स्ट्रक्चर निकली होगी, हाइड्रा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसी को हम कहते हैं बड। बड माने कलिका या कली कहते हैं। और इसको हम कहते हैं दंश, जो भी पढ़ाए हैं इसको हम कहते हैं टेंटैकल्स। टेंटैकल्स कहते हैं, क्लियर? इसको हम टेंटैकल्स कहते हैं, दंश कहते हैं। और इसको हम कहते हैं बर्ड्स। अच्छा, जब ये जल में होता है तो जल में यानी हाइड्रा में चलने वाले अंग को क्या कहते हैं? किस अंग से वो चलता है जल में? टेंटैकल्स के माध्यम से। यही जो सब निकले हुए हैं ना ऐसे करके, इसी के माध्यम से चलता है। कैसे चलता है? जब ये जल में होता है तो अपने शरीर को पलट लेता है ऐसे करके, तो ये चीज नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया, तो ऐसे ऐसे करके चलेगा ना, ऐसे ऐसे करके ये चलता है। ठीक है, तो टेंटैकल जो होता है हाइड्रा में चलन अंग होते हैं, इसी के माध्यम से चलता है। इसीलिए जितने भी हाइड्रा होंगे उन सभी में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाएगी, पुनः उत्पन्न होने की क्षमता। जैसे अमीबा में आपने पढ़ा था रिजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्षमता कि अमीबा को कहीं से भी काट दो और उसके कटे हुए भाग में अगर केंद्रक है तो एक नया अमीबा बना लेगा। ऐसे हाइड्रा में भी है कि अगर हाइड्रा में बड़ होता है, ये कली होती है, अगर ये इसकी बड़ अगर कहीं कट के गिर जाए ऐसे करके, ठीक है, और उसको प्रतिकूल वातावरण मिल जाए तो यही जो कली कट के गिरी हुई है ये आगे चल करके एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात हाइड्रा, अमीबा, इन सभी में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा, कोई भी एक जीव का नाम दे देगा, पूछ लेगा किसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, किसमें रिजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। मान लीजिए हाइड्रा दे दिया, हाइड्रा के बाद में पैरामीशियम दे दिया, यूगुलिना दे दिया, प्लाज्मोडियम दे दिया, तो हाइड्रा ही सही ऑप्शन होगा। क्लियर? तो किसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? तो हाइड्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो सेरेंटेटा या नाइडेरिया की एक विशेषता ये भी है कि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमताएं पाई जाती हैं। इसके कई जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो नाइडेरिया शब्द समझ लेना कि नाइडेरिया कहाँ से आया। इसमें नाइडोप्लास्ट होते हैं, दंश मारने वाली कोशिकाएं, इसीलिए हम इसको नाइडेरिया भी कहते हैं। तो आई थिंक आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।